वेलकम बैक टू द जावा बिगिनर गाइड सीरीज। आज की इस वीडियो में हम जावा के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वन डायमेंशनल एरे पढ़ाया था, तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को एक स्टेप फर्दर आगे पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे कि 2D एरे क्या होता है, जेड एरे क्या होता है और स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। तो हम 2D एरे का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। जेड एरे क्या होता है, जहाँ पे हम रो की लेंथ को डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंट रो लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और स्विच स्टेटमेंट वो होता है जहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस को लिखते हैं, जिससे हमारा जो कोड है वो क्लीन और रीडेबल वे में क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। उसको हैंडल करना भी बहुत इजी होता है। तो साथ ही साथ हम कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस भी देखेंगे और एंड में हम कुछ कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, जिससे आपकी जो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है वो भी इनहेंस्ड हो। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं पिछली वीडियो का क्या दे देती हूँ, रिकैप दे देती हूँ कि जो जो हमने कवर किया था। हमने क्या कवर किया था कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं लूप्स के थ्रू, हम एरे के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, जैसे कि हमने सम कैसे निकालना होता है एरे का, उसमें मैक्स मिन कैसे निकालते हैं, एरे को सॉर्ट कैसे करते हैं इन प्लेस वैल्यूज पे। इन प्लेस मतलब क्या होता है, जो हमने ओरिजिनल एरे क्रिएट किया है मुझे उसी एरे के अंदर जो ऑपरेशन क्या होते हैं परफॉर्म करने हैं, एक न्यू एरे क्रिएट ना करें हम, तो उसको हम बोलते हैं इन प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो का क्या लिया है, रिकैप लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि हम कैसे अपने 2D एरे को यूज करते हैं, जेड एरे का यूज कैसे करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, 2D एरे क्या होता है, जेड एरे क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं, और एक प्रैक्टिस कोडिंग क्वेश्चन करेंगे और एक क्विज करेंगे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के बारे में और अच्छी हो जाए। तो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2D एरे समझते हैं। 2D एरे है क्या, फिर बाद में उसकी डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइजिंग हम समझेंगे। 2D एरे का सिंपल मीनिंग क्या है, एन एरे ऑफ एन एरे मतलब एक एरे के अंदर दूसरा एरे। आप इसे एक टेबल या ग्रिड की तरह इमेजिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा क्या है, एक ग्रिड है जो रो है, जिसकी कुछ रोज है और जिसके कुछ कॉलम है। ये वाला पार्ट क्या है, मेरा रो है, और ये वाला पार्ट क्या है, मेरा कॉलम है। ये जो है ये मेरी क्या है, कॉलम है, और ये जो क्या है ये मेरी रोज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म की बात करें, मैट्रिक्स क्या होती है, 1 2 3, ये क्या होती है, ग्रिड फॉर्म में होती है। ये क्या है, एक तरीके का मेरा क्या है, 2D एरे है, क्योंकि ये रो और फॉर उसके फॉर्म में है, कॉलम की फॉर्म में है। तो ये क्या होती है, हमारे 2D एरे के फॉर्म में होता है, जिसमें हम क्या इमेजिन करते हैं कि इसमें फोर यहाँ पे क्या है, 2 रोज है और 2 3 क्या है मेरे कॉलम है। तो इस तरीके से हम 2D एरे को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। मतलब मैंने एक एरे के अंदर दूसरा एरे डिफाइन किया। हम 1D एरे कैसे क्रिएट करते हैं, सिर्फ सिंपली हम एक एरे क्रिएट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहती हूँ एक एरे, तो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मैंने क्या मल्टीपल वैल्यूज डिफाइन कर दी, 90 85 70 60, इस तरीके से मैंने क्या दे दी, वैल्यूज दे दी, एलिमेंट पास कर दिए। तो ये क्या है, मेरा एक 1D एरे है, सिर्फ इसमें इतने ही एलिमेंट पास होंगे। अगर मैं किसी मैट्रिक्स को फॉर्म करना चाहती हूँ, हम मैथ में पढ़ते हैं ना कि मैट्रिक्स कैसी होती है, ऐसी होती है मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम किस तरीके से हम मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, हम 2D एरे की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। एल्गोरिथम में हम एन क्यूब प्रॉब्लम पढ़ते हैं, उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, 2D एरे का ही यूज करते हैं। तो हम अब यहाँ पे सीखेंगे कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं। ये ग्रिड की तरह होता है हमारा, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, रोज और कॉलम की तरह क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम 2D एरे बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे कितने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, अपने वेरिएबल का नेम दिया है, और यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है मेरा 2D एरे। 2D एरे का मतलब क्या है कि मेरे जो रो है वो होंगी 2, और जो मेरे कॉलम्स है उनकी वैल्यू कितनी होगी, 3। तो मेरे यहाँ पे 2 रोज है और 3 कितने हैं, क्या है, मेरे कॉलम्स है। तो ये क्या है, 0 और 1 क्या है, मेरी रोज। ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ, ये क्या है, मेरे रोज, और 0 1 2 3 ये क्या है, मेरे कॉलम्स है। तो ये क्या बन गया, मेरा एक ग्रिड बन गया। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, ग्रिड 0 0,
ग्रिड जीरो का मतलब क्या है, जीरोथ कॉलम पे और जीरोथ रो पे जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। और 1 मेरा ये क्या है, 1 है मेरी रो की वैल्यू और 2 है मेरे कॉलम की वैल्यू, तो वहां पे मेरी वैल्यू क्या होगी, 9। फॉर एग्जाम्पल 0 है मेरा रो और 0 है मेरा कॉलम, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, मेरी 1 होगी। रो की वैल्यू क्या है मेरी 1 और कॉलम की वैल्यू क्या है मेरी 2, तो वहां पे जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 होगी। तो इस तरीके से हम क्या क्रिएट करते हैं, 2D एरे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि मेरी 2 रो 2 कॉलम होनी चाहिए, पर यहाँ पे मैंने सिंपली क्या डिफाइन कर दिया कि ये मेरी 2 रोज है और ये मेरी 2 कॉलम है। यहाँ पे मैंने साइज डिफाइन किया कि कितने रोज कितने कॉलम है, और मैन्युअली मैं क्या नहीं कर रही, हर रोज और कॉलम के लिए वैल्यू नहीं दे रही। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रिंट करा दिया 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से ये मेरा एक एरे होगा और ये मेरा एक एरे होगा, ये एक एरे बना 1D एरे और एक ये एरे बना। तो इस तरीके से मेरा पूरा एरे क्या बन गया, 2D एरे बन गया। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू स्टोर हुई किस फॉर्म में हुई, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में वैल्यू स्टोर हुई है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने 2D एरे को इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। तो अगर मुझे चाहिए कि मुझे बोर्ड की लेंथ निकालनी है, अगर मेरे बोर्ड की लेंथ किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, मेरा रोज आएगा। अगर मेरे को कॉलम की लेंथ निकालनी है तो यहाँ पे मैं क्या पास करूंगी, बोर्ड जीरो डॉट लेंथ इक्वल टू 3। तो ये जो मेरी लेंथ है वो किसके इक्वल आएगी, मेरे कॉलम के इक्वल आएगी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरे ग्रिड 1 और 2 की हमें निकालिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा 1 होगा वो क्या होगा, रो होगा, और जो मेरा 2 होगा वो क्या होगा, मेरा कॉलम हुआ। तो जावा में जो हमारी इंडेक्सिंग शुरू होती है वो किससे होती है, 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने जो रो का इंडेक्सिंग है, कॉलम की इंडेक्सिंग है, वो 0 से शुरू करें कि मेरा ये 0th इंडेक्स है, ये 0th इंडेक्स है, इन दोनों के इंडेक्स पे जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो रो कम फर्स्ट, एरो एरे रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो एवरी रो हियर एज द सेम लेंथ। जो 2D एरे में हमारे रो का साइज होता है वो कितना होता है, सेम लेंथ का होता है, उसको क्या नहीं कर सकते, डायनेमिकली चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो फर्स्ट रो देन कॉलम, इस तरीके से हम क्या क्रिएट करेंगे, अपने 2D एरे को क्रिएट करेंगे। हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो कि आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट मार्क्स का डेटा स्टोर करना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम उसके लिए। तो सपोज करो कि एक 3 स्टूडेंट्स हैं, आपके 3 स्टूडेंट्स हैं, उन 3 स्टूडेंट्स का क्या करना है, हमको 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, हर स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं 3 सब्जेक्ट के। 3 स्टूडेंट है और मेरे पास 3 ही सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जावा, डीबीएमएस और पाइथन। तो मेरे पास ये 3 सब्जेक्ट है और 3 स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे इन 3 स्टूडेंट्स के इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो मैं कैसे स्टोर करूंगी, तो यहाँ पे मैं एक 2D एरे क्रिएट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैंने यहाँ पे एक 2D एरे क्रिएट किया, किस नेम से मुझे मार्क्स स्टोर करना है, तो मैं मार्क्स के नेम से क्या कर लेती हूँ, एक 2D एरे क्रिएट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे एरे कैसे बनेंगे, एरे के अंदर एरे प्रेजेंट करना है, तो ये एक मेरा 1 एरे बनेगा जिसमें मैं सारे मार्क्स प्रेजेंट करवाऊंगी जावा के 3 स्टूडेंट्स के। एक मेरे डीबीएमएस के लिए बनेगा, एक मेरा ऐसे किसके लिए बनेगा, पाइथन के लिए बनेगा। तो इस तरीके से मैं क्या कराऊंगी, सारे के सारे वैल्यूज को यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे फिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या कर रही हूँ, जावा के लिए फिल कर रही हूँ। तो वो क्या होंगे, 80 हो गए, 75 एंड 90। ऐसे ही मैं डीबीएमएस के लिए फिल कर देती हूँ, वो क्या होगा, 85 88 एंड 92। अब मैं पाइथन के लिए ऐसे ही नंबर फिल करती हूँ, तो वो क्या होगा, 70 65, ये मैं रैंडमली फिल कर रही हूँ, तो 78। तो इस तरीके से जो मेरे एरेज है वो क्रिएट हो गए। तो कैसे एरे क्रिएट हुआ मेरा, एक ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर इसको 1 डायमेंशनल एरे में तोड़ते हैं तो यहाँ पे मेरे कितने एरे हैं, एरे के अंदर एरे मतलब टोटल 3 एरे बन रहे हैं अगर हम 1 डायमेंशनल की बात करें तो। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक मेरा 2D एरे क्रिएट हो गया। फर्स्ट रो बनेगी फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स, सेकंड रो बनेगा सेकंड स्टूडेंट्स के मार्क्स, और थर्ड रो बनेगी थर्ड स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैसी बात कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जावा, डीबीएमएस और पाइथन। एक सेकेंड में इसको पहले क्या करती हूँ,
थोड़ा सा एरेज करती हूँ ताकि आपको ढंग से समझ आए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रही हूँ, कि वैल्यूज को मैं क्या कर देती हूँ, दोबारा फिल कर देती हूँ। क्या क्या वैल्यूज थी हमारी, 80, 75, 90, नेक्स्ट वैल्यूज क्या थी, 85, 88, 92 एंड थर्ड वैल्यू क्या थी हमारी, 70, 65 एंड 78। तो ये इस तरीके से मैंने क्या कर दी, वैल्यू फिल कर दी। तो हमारी जो टेबल फॉर्म होगी 2D एरे में कैसे होगी, ये मेरे पास है सब्जेक्ट जावा, डीबीएमएस एंड पाइथन। तो मैं इस तरीके से क्या कर लेती हूँ, क्रिएट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो डेटा आएगा वो इस तरीके से आएगा, एक स्टूडेंट 1 का डेटा आ गया। यहाँ पे सपोज करो ये मेरा स्टूडेंट 1 है, ये मेरा स्टूडेंट 2 है, और यहाँ पे मेरा जो थर्ड स्टूडेंट है वो है यहाँ पे, ये मेरा स्टूडेंट 3 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट 1 का क्या होगा, पूरा का पूरा एक रो में डेटा स्टोर होगा। तो स्टूडेंट 1 का डेटा क्या होगा, सपोज 80, 75 और 90। तो स्टूडेंट 1 के जावा में कितने मार्क्स आए हैं, 80, डीबीएमएस में इतने आए हैं और पाइथन में इतने आए हैं। सिमिलरली मैं सेकेंड स्टूडेंट का डेटा फिल कर दूंगी, उसके जावा में इतने मार्क्स आए हैं, पाइथन डीबीएमएस में इतने आए हैं और पाइथन में इतने आए हैं। थर्ड स्टूडेंट का डेटा भी मैं ऐसे फिल कर दूंगी कि जावा में इतने आए हैं, डीबीएमएस में इतने आए हैं और पाइथन में इसके इतने मार्क्स आए हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को अपने एक 2D एरे में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो डेटा स्टोर हुआ है किस फॉर्म में हुआ है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर हुआ है। ये क्या है, मेरी रोज है, और ये क्या है, मेरे कॉलम्स है जो मैंने सब्जेक्ट नेम दिया है। ये क्या है, मेरे कॉलम्स है, जो मेरे स्टूडेंट्स है वो क्या बन गई, मेरी रोज बन गई। और आप सपोज करो अगर मुझे स्टूडेंट 2 के डीबीएमएस के मार्क्स को निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी, क्या बोल रही हूँ, अगर ये मेरा स्टूडेंट 2 है, मुझे कवर मेरे को निकालना है कि इसके डीबीएमएस में कितने मार्क्स आए थे। अगर मेरे पास 1000 ऑफ डेटा पड़ा है स्टूडेंट का, उसमें से मुझे कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के मार्क्स निकालने, कि आप मुझे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की इस सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल के दे दो। तो उस वो हम कैसे निकालेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ पे क्या वेरिएबल नेम क्या लिया है मैंने, मार्क्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, मार्क्स। अब सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्सिंग दे देंगे। इसकी क्या होगी 0, इसकी क्या होगी 1, इसकी क्या होगी 2, इसकी क्या होगी 0, इसकी क्या होगी 1 और इसकी 2। अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट स्टूडेंट 2 के डीबीएमएस का मार्क्स चाहिए। तो स्टूडेंट 2 के जो रो का है वो क्या है, नंबर 1 है। तो फर्स्ट रो और कौन से कॉलम में है डीबीएमएस, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो मुझे डेटा है वो निकाल के दे दो। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन है, स्टूडेंट 2। ये फर्स्ट रो पे कौन है, स्टूडेंट 2, सेकेंड स्टूडेंट है मेरा। और जो फर्स्ट कॉलम पे है ये है मेरी फर्स्ट रो पे कौन है, स्टूडेंट 2। और जो मेरा फर्स्ट कॉलम पे है उसमें कौन से सब्जेक्ट का नेम है, मेरा डेटाबेस का। तो उस तरीके से मैं क्या निकाल दूंगी, यहाँ से पूरे मार्क्स की वैल्यू निकाल दूंगी, जो स्टूडेंट 2 में डीबीएमएस के मार्क्स आए होंगे, जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट 2 के डीबीएमएस के मार्क्स आए होंगे वो उस तरीके से मेरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास 88 आएगा। तो इस तरीके से हम 2D एरे को रियल एप्लीकेशन में स्टूडेंट के मार्क्स, स्प्रेडशीट, गेम बोर्ड, मैट्रिक्स, सीटिंग अरेंजमेंट और टैबुलर मेथड में रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 2D एरे का यूज करते हैं। जब हम क्या पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई गेम खेलते हो तो वहां पे भी हमारा क्या होता है, 2D एरे यूज होता है। और अगर हम एनुअल प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो वहां पे भी हमारा कौन सी प्रॉब्लम यूज होती है, 2D एरे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेस का लेके चलो, आपने कभी चेस गेम तो खेला होगा, उसमें भी क्या होता है, 2D एरे होता है, क्योंकि एक साइड हमारी रो होती है और एक साइड हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। तो चेस भी क्या है, एक 2D एरे के फॉर्मेट में हम एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिक्लेयर तो हमने सीख लिया है एरे को कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम एरे 2D एरे को इटरेट कैसे करते हैं, थ्रू दी लूप। हम लूपिंग के थ्रू सीखेंगे। तो अब यहाँ पे मैं कौन से लूप का यूज कर रही हूँ, नेस्टेड फॉर लूप का यूज कर रही हूँ। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब क्या होता है, एक फॉर लूप हमारा इनर लूप होगा और एक हमारा आउटर लूप होगा। तो एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, ठीक है।
लूप के अंदर ही लूप बनाना को क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप्स बोलते हैं। तो अगर हम 2D एरे के सारे एलिमेंट्स को अगर क्या कराना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप्स का यूज करते हैं। अगर हम 1D एरे को प्रिंट कराते तो हम किसका यूज करते थे, हम फोर लूप का यूज भी करते थे और फोर ईच लूप का यूज भी करते थे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इस चीज के बारे में अच्छे से समझाया, अगर आपने वो वीडियो चेक इट आउट नहीं करी है तो प्लीज वो वीडियो पहले देखिएगा फिर इस वीडियो को पढ़िएगा। तो मैंने उसमें क्या कराया, फोर लूप को भी कवर कराया, फोर ईच लूप को भी कवर कराया। तो इस वीडियो में हम कैसे सीखेंगे 2D एरे को हम कैसे इटरेट करेंगे नेस्टेड फॉर लूप के ऐसे। तो सबसे पहले जो हमारी एरे पे इटरेशन होगी वो हमारी रो पे चलेगी। ये क्या है हमारा, जो रो वाला है इटरेशन, वो हमारा कौन सा लूप है, हमारा आउटर लूप कहलाएगा वो। ठीक है। अब जो ये हमारी नेक्स्ट इटरेशन चलेगी वो किस पे चलेगी, कॉलम पे चलेगी। जो नेक्स्ट लूप इटरेशन चलेगी ये क्या है, मेरा इनर लूप है। ठीक है। अब आउटर लूप में एक एक रो पर क्या होगा, मूव करेगा, और इनर लूप में उस रो के हर एलिमेंट को क्या करेंगे, हम एक्सेस करेंगे। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं, जो आउटर लूप होगा वो हमारे क्या करेगा, सारी रो को हैंडल करेगा। अगर मेरी 2 रो है तो जो ये लूप चलेगा वो सिर्फ 2 तक चलेगा, 0 1 से। और अगर मेरे, अब इनर लूप क्या करेगा, जो भी मेरे कॉलम्स की वैल्यू होगी उन तक चलेगा, वो कॉलम की वैल्यू को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे आर की वैल्यू क्या है, 2 है, तो आर लेस देन 2, तो ये कितनी चलेगा, 0 से 1, मतलब 2 बार ये लूप चलेगा। और अगर मेरे कॉलम की वैल्यू क्या है, कॉलम की वैल्यू है 0 से लेके, सॉरी कॉलम की वैल्यू क्या है मेरे, 0 1 2, तो मतलब मेरे कॉलम की वैल्यू है 3, तो ये कितने तक चलेगा, 3 तक चलेगा। तो इस तरीके से हम क्या कराते हैं, वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। तो आउटर लूप मतलब क्या होगा, हर रो पे इटरेट करना होगा। इनर लूप मतलब क्या होगा, ईच कॉलम इन दैट रो। तो उस रो के जो भी कॉलम होंगे वो सारे के सारे प्रिंट कौन कौन हैंडल करेगा, वो इनर लूप हैंडल करेगा। तो इनर लूप का काम क्या है, कॉलम डेटा को हैंडल करना। आउटर लूप का काम क्या है, जो भी रो का डेटा होगा उसको हैंडल करना। तो हम कैसे सीख सकते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, आर क्या है, हमारी आर की वैल्यू है 0। अगर मेरे आर इज लेस देन बोर्ड की लेंथ, बोर्ड की लेंथ सपोज कर लो मेरी 3 या 2 है, तो आर की वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन करते थे, 0 इज लेस देन 3। ठीक है। तो ये है, ये कंडीशन क्या हो गई, ये ट्रू हो गई। तो उस केस में ये क्या जाएगा, अंदर जाएगा हमारे किस पे, इनर लूप पे जाएगा। यहाँ पे भी कंडीशन चेक हो गई। अगर ये कंडीशन क्या हो गई मेरी, ट्रू हुई, तो उस केस में जो हमारे आर और रो और कॉलम की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब क्या होगा, पहले के लिए मेरी वैल्यू जो रो की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0 से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे आर लेस देन 3 का रखा है, तो 0 लेस देन 3, तो अभी मेरे जो रो की वैल्यू है वो क्या है, स्टार्टिंग में 0 है। तो कॉलम की वैल्यू भी क्या है मेरे स्टार्टिंग पे 0, तो मेरे रो की वैल्यू क्या आ गई, 0 0। मेरे रो की वैल्यू 0 होगी, कॉलम की वैल्यू 1 होगी। इस तरीके से मेरी क्या हो जाएगी, पूरे रो और कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी। और सब कब तक होगी, जब तक मेरे सारे के सारे पहले कॉलम के एलिमेंट क्या ना हो जाए, एक्सेस ना हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, रो की वैल्यू को क्या करेंगे, दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। फिर 1 से जैसे मैंने इंक्रीमेंट किया तो इनर लूप दोबारा चलेगा, 1 से लेके 0 से लेके 2 तक चलेगा। क्योंकि हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे थे हमारे कॉलम की वैल्यू वो 3 है। ठीक है। तो यहाँ से 0 से लेके हमारे 2 तक चलेगा लूप कॉलम का। तो दोबारा क्या होगा, रो 1 1 कोमा 0 1 कोमा 2 1 कोमा 3, इस तरीके से हमारे क्या होगी, सारी की सारी वैल्यू प्रिंट होगी और कॉलम क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। फिर जब हम नेक्स्ट रो को प्रिंट कराएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे रो को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे पहला कौन सा इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। हम पहले यूज कर रहे हैं फिर बाद में उसको क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट करते जाते हैं। हमारे पास दो तरीके के इंक्रीमेंट होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। आने वाली वीडियो में मैं इसको भी कवर करूंगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्या करते हैं, समझते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, जो हमारा लूपिंग के थ्रू जो एरे इटरेट कर रहे हैं वो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक समय आप इमेजिन कर लीजिए, एक सिनेमा हॉल है जहाँ पे सीट्स है। सीट क्या होती है, रो और कॉलम की फॉर्म में क्या होती है, अरेंज होती है। तो हम यहाँ पे 2D एरे का यूज करके सीट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा आप क्या कीजिए, एक यहाँ पे एक 2D एरे क्रिएट कीजिए। यहाँ पे सिमिलर से मैं एक 2D एरे क्रिएट कर रही हूँ सीट्स के नाम से। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट में क्या पास किया डेटा, 1 1 0
101 01111। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, 2D अरे क्रिएट किया है। यहाँ 1 का मतलब क्या है, जो सीट है वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है। 0 का मतलब क्या है कि वो सीट क्या है, अभी खाली है, ये सीट अवेलेबल है। तो 2D अरे की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक सिनेमा हॉल के सीट की बुकिंग के सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको भी मूवी की टिकट बुक कराते हो तो हम उसकी वेबसाइट पे जाते हैं। तो वेबसाइट पे जब हम देखते हैं तो हमें ग्रिड की फॉर्म में डेटा दिखाता है। जो सीट बुक होती है उस पे हमें कुछ ना कुछ कलर से हमें शो होता है कि ये सीट ऑलरेडी बुकड है। और जो वैकेंट होती है वो क्या होती है, व्हाइटिश में होती है। तो यहाँ पे भी किस चीज का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी 2D अरे का ही यूज हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल में 2D अरे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 1 का मतलब क्या है कि जो सीट है वो ऑलरेडी क्या है, बुकड है। और 0 का मतलब क्या है, जो सीट है वो क्या है, अभी वैकेंट है या अभी वो अवेलेबल है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो अगर आपको उस मूवी को देखना है तो इस कॉन्सेप्ट को हम टिक टैक टो में, जो हम चेस बोर्ड होता है, गेम ऐप होते हैं, उसमें हम भी क्या कर सकते हैं, इमेजिन करके देख सकते हैं। या पार्किंग सिस्टम्स के जो वो होते हैं, गेम्स होते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ पे कि जैक्ड एरे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या डिफाइन करने हैं, जैक्ड एरे इज एन एरे ऑफ एरे वेयर ईच रो कैन बी अ डिफरेंट साइज। ठीक है, अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। कैसे, सबसे पहले हम समझते हैं 2D एरे। नॉर्मली जो 2D एरे होते हैं उसमें हम जनरली क्या करते हैं, रो और कॉलम का रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर को इमेजिन करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हर रो के एलिमेंट की क्वांटिटी डिफरेंट हो। फर्स्ट रो में सिर्फ 1 डेटा स्टोर होना हो, सेकंड रो में 3 एलिमेंट्स की कैपेबिलिटी हो, उसके थर्ड रो में इतनी एलिमेंट्स को हमको स्टोर करना हो, तो उसके लिए हम कौन से एरे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास है रो 1, यहाँ पे रो में 2 एलिमेंट है, यहाँ रो 2 में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, अनइवन रो लेंथ है, इसकी रो लेंथ क्या है 1, इसकी रो लेंथ क्या है 2, इसकी रो लेंथ क्या है 3। तो यहाँ पे जो मेरी रो की लेंथ है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्या हो रहा है, टेक्निकली इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे हमारी रो लेंथ क्या करे, डिफरेंट हो, हर डायनेमिक हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, जैक्ड एरे का यूज करते हैं। तो टेक्निकली जावा में जैक्ड एरे भी क्या होता है, एरे ऑफ एरे ही होता है। एक एरे के अंदर एरे ही होता है। 2D एरे भी एरे ऑफ एरे होता है, जैक्ड एरे भी एरे ऑफ एरे ही होता है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है, हर रो की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, बट जो हम 2D अरे क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम रो और कॉलम का साइज पहले से ही डिफाइन कर देते हैं। बट जैक्ड अरे में क्या होता है, हमारी जो रो का साइज है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर मैं 0th इंडेक्स पे रो की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे 1 एलिमेंट है। 1 इंडेक्स पे रो की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास 2 एलिमेंट है। सेकेंड इंडेक्स पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक 2D अरे क्रिएट किया है ट्राइंगल नेम का। वहां पे सिर्फ मैंने क्या डिफाइन किया है कि जो मेरी रो होगी वो 3 ही रो होंगी। यहाँ पे मैंने कॉलम क्या नहीं किया, डिफाइन नहीं किया। क्यों डिफाइन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब मेरे क्या होगा, यहाँ पे चेंज होता रहेगा, डायनेमिक होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल 0 मतलब रो 0 पे मैंने क्रिएट करा 1 एलिमेंट। फिर यहाँ पे मैंने क्रिएट किया 1 2, यहाँ पे मेरे जो कॉलम का साइज है वो क्या है, 1 है। यहाँ पे मेरे जो कॉलम का साइज है वो क्या है, 2 है। ठीक है, और रो का साइज भी क्या है, मेरे 1 है। बट जो मेरे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे कॉलम का साइज कितना है, 3 है। तो यहाँ पे जो मेरा साइज हो रहा है, रो का भी चेंज हो रहा है और कॉलम का भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। ये होता है हमारा जैक्ड एरे। तो आप एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा कि हम जैक्ड एरे को यूज ही क्यों कर रहे हैं। जब नॉर्मल 2D एरे अवेलेबल होता है तो जैक्ड एरे की जरूरत ही क्यों है। तो इमेजिन करिए एक स्कूल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है। क्लास 1 में 20 स्टूडेंट है, क्लास 2 में 30 स्टूडेंट है, और क्लास 3 में हमारे पास 25 स्टूडेंट है। अगर हम हर क्लास के स्टूडेंट को एक 2D एरे में क्या करें, स्टोर करें, तो हमारे पास क्या आएगा, एक फिक्स साइज रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमें एक फिक्स साइज रखना पड़ेगा। अगर हमें हर क्लास के स्टूडेंट को क्या करना है, स्टूडेंट को स्टोर करना है, हर क्लास के स्टूडेंट को।
लेकिन जेड एरे में हर क्लास के लिए अलग अलग साइज की हम क्या रख सकते हैं, रो कंटेन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं क्लास 1 क्रिएट करूँ जिसमें मैं क्या कर दूँ 20 स्टूडेंट के लिए क्रिएट कर दूँ रो। क्लास 2 क्रिएट करूँ जिसमें मैं क्या कर दूँ 30 के लिए क्रिएट कर दूँ। क्लास 3 में क्रिएट करूँ जिसमें मैं 25 स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करूँ। तो ये जेड एरे क्या है, एक प्रैक्टिकल यूज केस हो सकता है। इस तरह इसका हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के लिए जब हमें यूज करना हो, डिफरेंट टीम के मेंबर्स के लिए यूज करना हो, या डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को क्या करना हो, हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो हम इसका जेड एरे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा कि यहाँ पे हमने ट्रायंगल का क्या किया, यहाँ पे एक क्रिएट किया है वेरिएबल। तो हमने क्या किया, डिफाइन किया है सिर्फ हमने यहाँ पे एरे का कॉलम को हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने कॉलम की कोई फिक्स साइज नहीं दिया, हम यहाँ पे सिर्फ रो का साइज दिए कि ये 3 होगी, हमारी 3 रो क्रिएट होगी, लेकिन कॉलम की कोई क्या नहीं होगी, फिक्स्ड लेंथ नहीं होगी। यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे कॉलम का जो बिहेवियर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे कॉलम क्या है, 1 का है, यहाँ पे कॉलम क्या है, 2 है, यहाँ पे कॉलम की लेंथ क्या है, 3 है। तो हमारी यहाँ पे जो कॉलम की लेंथ है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं कि जो ट्रायंगल 0 की लेंथ है वो कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं कॉलम 1 की लेंथ कितनी आएगी, वो 2 आएगी। और ट्रायंगल लेंथ में अगर मैं 3 की प्रिंट कराऊं तो कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3। तो ट्रायंगल 2 की जो लेंथ है वो इक्वल है 3 के, तो 3 आएगा हमारा आउटपुट, 2 के इक्वल है तो 2 आएगा, और 1 के इक्वल है तो 1 आएगा। तो ठीक है, तो यही मैंने यहाँ लिख रखा है। Unlike a 2D array, jagged array are declared separately. Each one can hold its own number of element. तो हर नंबर के अपने अपने क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। जैक्ड एरे का मतलब क्या होता है, जो हमारा रो है वो तो बता देंगे कि हम कितनी क्रिएट करना चाहते हैं, पर जो हमारे कॉलम का साइज है वो क्या होगा, वो फिक्स्ड नहीं होगा, हर बार वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो रो कैन बी डिफरेंट साइज, तो हर में क्या होगी, रो डिफरेंट साइज की होगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को हम क्या समझते हैं, तो स्विच स्टेटमेंट समझ, सपोज करिए हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल के बेस पे हमें क्या करना है, उसको मल्टीपल ऑप्शन में डिवाइड करना है, जिससे वो हर एक्शंस पे क्या करे, अलग अलग चीज परफॉर्म करे। तो हमने यहाँ पे इफ एल्स इफ का भी यूज कर सकते हो, जो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। इफ एल्स इफ का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका काम भी क्या है, हमको अलग अलग कंडीशंस पे क्या करना, आउटपुट देना। तो हम यहाँ पे स्विच केस का भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे होगा स्विच केस पे हमारा यूज, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर केसेस क्या हो, बहुत ज्यादा हो जाए, कोड लेंथी हो सकता है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट का कोड को मोर रीडेबली लिख सकते हैं। तो हम स्विच स्टेटमेंट का यूज वहां पे करते हैं एल्स इफ की बजाय। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोड को यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार समझते हैं कि स्विच स्टेटमेंट को हम कोड लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जावा में डे की वैल्यू को चेक करना है मुझे, कि अगर मेरा डे क्या है, मंडे है, तो केस 1 प्रिंट टू, केस अगर मेरा वो क्या है, केस डे क्या है, ट्यूसडे है, तो केस 2 प्रिंट टू। अगर डिफॉल्ट है, मेरा कोई भी डे मैच नहीं कर रहा है मेरे जो मैंने डे डाला उस पे, तो मेरा क्या प्रिंट हो, डिफॉल्ट प्रिंट हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर मेरा कोई केस मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। सपोज यहाँ पे मैंने अगर दिया है, मेरा डे क्या है, अभी मंडे मैंने डाला हुआ है, तो उस केस में मेरा केस 1 प्रिंट होगा। अगर मैं केस 2 की बात करूँ, यहाँ मैंने मंडे नहीं, मैंने यहाँ पे ट्यूसडे डाल दिया सपोज, तो यहाँ पे मेरा जो ट्यूसडे है वो केस 2 को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे आती है ब्रेक स्टेटमेंट की बात। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कि अगर स्टॉप द स्विच फ्रॉम फॉलिंग इनटू द नेक्स्ट केस, फॉरगेट इट एंड एग्जीक्यूशन कीप गोइंग। इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझाती हूँ। अगर मैंने कोई केस डाला है यहाँ पे स्विच में, सपोज करो अगर मैंने डे डाल रखा है कि मंडे ही है, अगर मंडे है तो हमारा केस 1 क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, बट उसके बाद मैंने क्या लगा रखी है, ब्रेक स्टेटमेंट लगा रखी है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी भी स्टेटमेंट के बाद क्या करती हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करती हूँ, तो जो उसके नीचे का जो भी कोड होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता। वो जो पूरा का पूरा जो लूप होगा या पूरा का पूरा जो कोड होगा उससे क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो जो पूरा का पूरा स्विच केस है वो क्या हो जाएगा,
टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। तो ब्रेक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो जावा में जितने भी नेक्स्ट केसेस होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे। तो इससे जो हमारा फॉल थ्रू बिहेवियर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट को क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। अगर हमने क्या लिखा है, केस 1 के लिए, यहाँ पे केस 1 है, मैंने यहाँ पे डे डाल रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे मंडे, तो मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डे डाला, मेरा डे क्या है, 1 है, तो उस केस में मेरा कौन सा प्रिंट होना चाहिए, मंडे प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं डे डालू, मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, 2, तो 2 केस में क्या होना चाहिए, मेरा ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाऊंगी और मैंने क्या प्रिंट, मेरे को क्या चाहिए, मुझे डे 1 पे पता करना है कि मेरा कौन सा डे है। तो यहाँ पे मंडे की बजाय मेरा ट्यूसडे भी प्रिंट हो जाएगा और अनदर डे भी प्रिंट हो जाएगा। जो कि ये क्या है, जो क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये फालतू बिहेवियर शो कर देगा। तो ये पूरा का पूरा आउटपुट दे देगा, जिससे मैं डेटा आउटपुट क्या है, कंफ्यूज। ये मंडे भी दिखाएगा मुझे, आउटपुट पे ट्यूसडे भी दिखा देगा और अनदर डे भी दिखा देगा। बट मुझे तो सिर्फ ये जानना था ना कि डे 1 पे हमारा कौन सा डे होगा। ये तो हमारे कोड में लिखा पड़ा है कि डे 1 पे जो हमारा डे होगा वो मंडे होगा। बट अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करती तो जितने भी केसेस होंगे हमारे स्विच के अंदर, वो सारे के सारे केस क्या हो जाएंगे, प्रिंट होंगे। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। तो ये क्या करेगी, तो जो डे 1 के बाद जितनी भी हमारी क्या होंगी, केस स्टेटमेंट होंगे, उनको सबको क्या कर देगी, स्टॉप नहीं करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे केसेस क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो ब्रेक का काम क्या होता है कि जैसे ही जो मेरे ऑपरेटर पे ऊपर मैंने डे दे रखा था, सिर्फ वही वाला केस क्या हो, हमारा प्रिंट हो। उसके बाद जितने भी केसेस है वो प्रिंट ना हो, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। जो हम ब्रेक, ठीक है, तो केस 2 हमारा क्या नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा। सपोज करो जहां पे मैंने ब्रेक लगा रखा है यहाँ पे, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी क्या नहीं होगी मेरी, प्रिंट नहीं होगी। तो ये किस किस के साथ वर्क करता है, जो हमारा स्विच केस होता है वो इंट के साथ भी वर्क करता है, कैर के साथ करता है, स्ट्रिंग के साथ करते हैं, वो इनम वैल्यूज। इनम वैल्यूज हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्या होता है, यूजर खुद डिफाइन करते हैं कि उसे किस टाइप का डेटा चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, इनम का यूज करते हैं। डिफॉल्ट क्या होता है, रन व्हेन नो केस मैचेस, ऑप्शनल होता है बट गुड प्रैक्टिस टू इंक्लूड। डिफॉल्ट को ऐड करना ऑप्शनल होता है, बट क्या होता है, आप इसको अपने कोड में ऐड करना काफी गुड प्रैक्टिस होती है। क्यों, अगर हमारा एक भी केस मैच नहीं किया तो उस केस में भी तो हमें यूजर को कुछ ना कुछ क्या दिखाना पड़ेगा, आउटपुट दिखाना पड़ेगा कि आपका जो आउटपुट है वो हमारा एक्चुअल डेटा से क्यों मैच नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम समझते हैं हायरार्की हमारी जो स्विच स्टेटमेंट है वो कैसे काम करती है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे मेरा डे था, तो अगर मैंने डिफॉल्ट क्या किया, ये मेरे केसेस बने, केस 1, केस 2, केस 3, और ये मेरा क्या है, डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो अगर मैंने यहाँ पे डे किया 1 पास, तो मेरा कौन सा डे प्रिंट होना चाहिए, मंडे। अगर मैं यहाँ पे पास करती हूँ डे 2, तो ये मेरा कौन सा केस प्रिंट होना चाहिए, ट्यूसडे। और मैं यहाँ पे क्या पास करती हूँ, डे 3, तो मेरा कौन सा केस पाना होना चाहिए, वेडनेसडे। और उसके बाद अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट जो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यू आफ्टर स्विच ओनली द मैच केस क्या होगा, रन करेगा ब्रेक में। तो ब्रेक जो क्या करेगा, अपना कंट्रोल किसके पास भेज देगा, आफ्टर द स्विच। तो पूरा का पूरा कोड क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। जावा में जो स्विच होता है वो सिर्फ इंटीजर के साथ ही नहीं बल्कि स्ट्रिंग के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे एक कोडिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि हम जावा में सिर्फ इंटीजर के साथ नहीं स्ट्रिंग के साथ भी यूज कैसे कर सकते हैं। तो फॉर आप अपन क्या कीजिए, आईडी को ओपन करिए। हम यहाँ पे आईडी ओपन करके क्लास क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्ट्रिंग के साथ स्विच केस का क्या करना है, देखना है कि वो कैसे हमारा वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे, एक कोड क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये समझेंगे कि वो कैसे यूज होता है। तो मैं सिंपली क्या कर लेती हूँ, स्ट्रिंग यूज, यहाँ पे मैं एडमिन का यूज करके इस तरीके से मैंने क्लास क्रिएट करी एडमिन यूज नाम की। इसमें क्या करूंगी, मैं स्विच केस का यूज करके आपको कैसे बताऊंगी कि हम स्ट्रिंग का यूज कैसे करते हैं स्विच में।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगी जिसमें मैं क्या करूंगी, एक रोल पास कर दूंगी। सपोज कि इसका रोल क्या है, एडमिन है। ये इसका रोल क्या है, एडमिन है। अब मैं क्या करूंगी, इस रोल पे क्या लगाऊंगी, मैं स्विच केस लगाऊंगी। स्विच केस लगाऊंगी मैं इस रोल पे। स्विच पे क्या लगाऊंगी मैं, स्विच केस मैंने क्या लगाया, रोल पे हमने क्या लगाया, स्विच केस लगाया। तो अब मैं इसके रिगार्डिंग क्या बनाऊंगी, केसेस बनाऊंगी। केस क्या बनाऊंगी, अगर मेरा केस क्या होगा, पहला, अगर जो मेरा केस अगर एडमिन के इक्वल है फर्स्ट केस, तो उस केस में क्या प्रिंट कर दो कि फुल एक्सेस है। आपको क्या है, एडमिन को हर चीज के लिए क्या होता है, फुल एक्सेस होता है। आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, सिंपली फुल एक्सेस। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, स्टेटमेंट को ब्रेक कर दूंगी ताकि मेरे जो बाकी की केसेस है वो क्या ना हो, फॉल थ्रू ना हो। तो जिससे हमारा कोड का जो आउटपुट है वो सही है। तो ये मैंने एक फर्स्ट केस बनाया। अगर मैं एक और केस बनाती हूँ जिसमें मैं देती हूँ कि अगर मेरा क्या हो, रोल हो एडमिन ना की क्या हो, यूजर का हो, तो उस केस में हमारा क्या आना चाहिए, कंसोल पैनल पे यूजर के केस में क्या आएगा हमारा, डबल कॉलन। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए यूजर के केस में लिमिटेड एक्सेस का। यूजर को सिर्फ लिमिटेड एक्सेस होता है, तो यहाँ पे आएगा हमारा लिमिटेड एक्सेस। तो ये आ गया मेरा लिमिटेड एक्सेस। उसके बाद हम क्या कर देंगे, हमारे इसको लूप को ब्रेक कर देंगे। इस केस को ब्रेक कर दूंगी मैं। और यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट केस लिखूंगी, अगर आप क्या तो एडमिन भी नहीं हो, यूजर भी नहीं हो, तो उस केस पे हम क्या कर देंगे, अननोन रोल आपको क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। अननोन अननोन रोल, मतलब उसका रोल नहीं पता, वो यूजर है, एडमिन है, हमें उसको कुछ भी फिर रोल नहीं पता। तो हम उसमें क्या करा देंगे, अननोन रोल को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से क्या बना, एक सिंपल ही क्या है, रोल बेस्ड सिस्टम एग्जांपल है। जिसमें हम क्या डिफाइन करें, अगर मेरा रोल क्या है, एडमिन के इक्वल है, तो उस केस में जो हमारा ये वाला केस है एडमिन वाला, ये प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे रोल क्या डिफाइन कर दूं, यूजर डिफाइन कर दूं, उस केस में जो मेरा रोल होगा वो लिमिटेड एक्सेस वाला केस क्या होगा, प्रिंट होगा। इस कोड को हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो उस केस में जो मेरा आएगा आउटपुट क्या आना चाहिए, फुल एक्सेस आना चाहिए। और मेरा आउटपुट भी क्या आ रहा है, फुल एक्सेस आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो हम एक ट्रू फॉल्स क्विज सीरीज करेंगे जिसमें आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, अगर आपको ये अभी तक आपने इस वीडियो को ढंग से पढ़ा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स का आंसर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ 2D array in Java is really an arrays of array। क्या 2D array जो जावा में होता है रियली array of array होता है। हम जो 2D array क्रिएट करें वो array of array, तो मतलब एक array के अंदर हम एक और array क्रिएट ही तो करें, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है, हमने यहाँ पे एक बोर्ड क्रिएट किया है, 1 and 2 रेफर टू रो 2 एंड कॉलम 1। ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये 1 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। जो हमारा 2 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो इस केस में ये जो हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई। इन अ जैक्ड एरे, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या है, इन अ जैक्ड एरे एवरी रो मस्ट बी द सेम लेंथ। नहीं, जैक्ड एरे में जो रो का साइज क्या होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये भी क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई। क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अभी मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, जैक्ड एरे का जो मेन फीचर है वो क्या है, रो की लेंथ डिफरेंट हो सकती है, यही तो फीचर है। तो रो का जो साइज है वो कभी भी क्या नहीं होगा, सेम लेंथ का नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉरगेटिंग ब्रेक इन अ स्विच केस लेट एग्जीक्यूशन फॉल इनटू द नेक्स्ट केस। इसका आंसर भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हम क्या करें, स्विच केस में ब्रेक नहीं लगाएंगे तो जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो नेक्स्ट केस में क्या कर जाएगा, कंटिन्यू कर जाएगा। तो ये भी क्या है, मेरा ट्रू है। अ स्विच स्टेटमेंट कैन वर्क विथ स्ट्रिंग्स वैल्यू, तो ये क्या है, हमारा ट्रू है। तो जावा में हम स्विच का यूज स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं, और इसका कोड करके मैंने अभी आपको दिखाया भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये इसके क्या है, सारे आंसर्स हैं जो भी हमने यहाँ पे क्विज डिस्कस की है कि क्या क्या ट्रू है क्या क्या फॉल्स है। अब हम क्या करेंगे, कुछ कोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमने आज क्या पढ़ा है उसके बारे में। सबसे पहले है हमारा 2D एरे। अब आते हैं 2D एरे का क्या प्रॉब्लम, हमें 2D एरे सम निकालना है। ठीक है, हमें क्या क्रिएट करनी है, 3x3 क्रॉस की क्या करनी है, मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। ठीक है,
और राइट नेस्टेड लूप टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट। हमें 3 by 3 रो कॉलम बनाने हैं, जिसमें हमने क्या करना है, नेस्टेड लूप लिखना है। नेस्टेड लूप की हेल्प से जो भी हमारे एरे के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन सब एलिमेंट्स का क्या करना है, मुझे एलिमेंट्स का सम प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को? सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईडी को ओपन करेंगे और आईडी पे क्या करेंगे, कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2D एरे सीख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर लूंगी, एरे ऑफ सम क्लास, एरे सम। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगी, एक क्लास क्रिएट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट करी। अब यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करूंगी, एक 2D एरे क्रिएट करूंगी। तो कितने साइज का होना चाहिए, मेरे रो की साइज कितनी है, 3, एंड कॉलम का साइज भी मेरा कितना है, 3। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक एरे क्रिएट कर लूंगी 2D नेम का। तो न्यू इन, यहाँ पे मैं साइज दे दूंगी 3, रो का साइज 3 एंड कॉलम का साइज भी 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है अभी, एक एरे क्रिएट किया है, 2D एरे क्रिएट किया है, जिसका साइज क्या है, रो का 3, कॉलम का साइज क्या है, 3। अब यहाँ पे क्या दें, ये तो हमने क्या किया है, इनिशियलाइज कर दिया ऑब्जेक्ट डिक्लेरेट करके। अगर हम मैन्युअली देना चाहते हो डेटा कि रो 1 पे ये हो, रो 2 पे ये हो और रो 3 पे ये हो, तो हम वो भी दे सकते हो। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली वो पास कर दूंगी डेटा कि हमारे रो 1 पे ये हो, रो 2 पे ये हो। तो सिंपली मैंने क्या पास किया, 1 2 3। नेक्स्ट जो मेरा होना चाहिए, नेक्स्ट कॉलम पे, नेक्स्ट रो में वो क्या होना चाहिए, 4 5 6। नेक्स्ट क्या आएगा मेरा, 6, हो गया मेरा 7 8 एंड 9। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, 2D एरे क्रिएट कर दिया। अब हम की क्या करना है, सम को स्टोर करना है, सम करना है एलिमेंट्स का। सम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम सारों को क्या करेंगे, वेरिएबल बना के स्टोर करेंगे, सारा डेटा स्टोर करेंगे। सबसे पहले 1 ऐड होगा, 2 ऐड होगा, वो सारा का सारा डेटा हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी तो करेंगे। तो उसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट सम, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, हम क्या दे रहे हैं, असाइन क्या कर रहे हैं, सम की इनिशियल वैल्यू को 0 असाइन करें। अब हमें क्या करना है, एक नेस्टेड लूप क्रिएट करना है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, एक नेस्टेड लूप क्रिएट कर लेती हूँ। 4i इज इक्वल्स टू 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, जो भी मेरे नंबर्स की लेंथ होगी वहां तक चलेगा। तो मेरे नंबर्स की लेंथ तक वो मेरा क्या चलेगा, लूप चलेगा। ये क्या है, ये पहले है रो के लिए। अब नेक्स्ट जो चलेगा लूप, वो चलेगा कॉलम पे। तो फोर लूप चलेगा अब हमारा जे से लेके नंबर्स डॉट आई, नंबर्स डॉट आई डॉट लेंथ। तो नंबर्स डॉट आई डॉट लेंथ तो मतलब क्या है, जो ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा क्या है, कॉलम है। तो इस तरीके से हम क्या करा देंगे, अब अपने सम को क्या करा देंगे, ऐड कराते जाएंगे सारे उसमें नंबर्स में। सम के अंदर क्या कराते जाएंगे, अब हम नंबर्स को ऐड कराते जाएंगे आई और जे के फॉर्मेट पे, आई जे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, जो भी मेरे नंबर्स होंगे आई जे पे, उसको मैंने किस में ऐड करा दिया, सम वेरिएबल्स के अंदर ऐड करा दिया। अब हम फाइनली क्या करेंगे, फाइनली हम क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम प्रिंट कर देंगे कि जो हमारा एरे का सम है वो हमें दे दो। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सम। यहाँ पे मैं एक्चुअल सम प्रिंट करा लेती हूँ जो हमारा आएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सम प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा क्या है, एरे है। तो हम इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। इसको क्या करेंगे, अब हम रन करेंगे तो जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो क्या आएगा, 45। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा आउटपुट, एक्चुअल पूरा का पूरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा मेरा, 45 आएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारा डेटा क्यों आया है, सम 6 सम 21। इसने पहले क्या किया है, इस एरे का सम कैलकुलेट करा है, फिर इस एरे का सम कैलकुलेट करा है, और फिर इस एरे का सम कैलकुलेट करके हमको टोटल सम निकाल के हमें क्या दिया है, 45 दिया है। बट हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ कौन सा वैल्यू चाहिए, हमें तो पूरे के पूरे जो भी एरे है उसका सम चाहिए। तो मैं इस फोर लूप के अंदर लिखने की बजाय इसको कहाँ लिखूंगी, जो भी हमारा पूरा जो नेस्टेड लूप खत्म हो रहा है उसके बाद। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगी, तो जब हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हमारा, 45। तो इस तरीके से क्या आया मेरा आउटपुट, 45।
5। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एरे ऑफ सम को निकालते हैं यूजिंग द 2D एरे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मुझे जैक्ड रो लेंथ क्या निकालना है, हमें एक जैक्ड एरे क्रिएट करना है जिसमें क्या होगी, 4 रो होगी ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ। सबके जो लेंथ होगी वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और मेरे को हर रो की जो लेंथ है वो प्रिंट करानी है। ठीक है, वो कैसे प्रिंट करनी है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को कोड करके समझते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे, न्यू जावा क्लास। अब हमें क्या निकालनी है, रो लेंथ निकालना है, तो मैं क्लास का नेम भी क्या रख लेती हूँ, रो लेंथ रख लेती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अब मुझे एक जैक्ड एरे क्रिएट करना है जिसमें जो रो का साइज है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा हर किसी के लिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, 2D एरे क्रिएट करूंगी, इंट इंट 2D एरे क्रिएट करूंगी डेटा नेम का। ठीक है, अब यहाँ पे जो रो का साइज है वो हमें कितना दे रखा है, क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है। जो मेरा रो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 रोज के साथ होना चाहिए, और इंक्रीजिंग लेंथ होनी चाहिए 1 2 3 4। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रो का डेटा क्या देंगे, यहाँ पे 4 देंगे, और जो मेरा कॉलम होगा वो कोई फिक्स नहीं है, तो डायनेमिक होगा। तो हमें ये क्या होगा, फिक्स नहीं है, तो कॉलम का जो साइज है वो डिफाइन नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूंगी, डेटा फिल करती जाऊंगी। हमें डायनेमिक चाहिए, 1 2 3 4 के फॉर्मेट पे चाहिए। तो डेटा 0 पे मेरा रो की वैल्यू क्या होगी, 1, डेटा 1 पे क्या होगी, 2, डेटा 2 पे क्या होगी, 3, और डेटा 3 पे क्या होगी हमारी, 4 होगी। क्या करना है, सिंपली आप डेटा फिल करते जाओ। डेटा 0 पे जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, न्यू इंट क्या होगी, वैल्यू 1 होगी, सॉरी फॉर दैट, 1 होगी। ऐसे सिमिलरली मैं सारे के सारे क्या कर लूंगी, डेटा को क्या करते जाऊंगी फिल, क्योंकि मुझे डिफरेंट डेटा चाहिए। तो डेटा 0 के लिए क्या होगी 1, डेटा 2 के लिए क्या होगी, डेटा 0 के लिए क्या होगी मेरे पास 1, डेटा 1 के लिए क्या होगी मेरे पास 2, डेटा 3 के लिए मेरे पास क्या होगी वैल्यू, मैं इसको क्या कर लेती हूँ, सिंपली क्या कर लेती हूँ, कॉपी। अब डेटा 3 के लिए जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेटा 2 के लिए जो आएगी वो वैल्यू आएगी 3, और डेटा 3 के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 4। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, इंक्रीजिंग लेंथ बना दी, डिक्लेयर कर दी। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे के पूरे को प्रिंट कराना है, इस पूरे के पूरे एरे को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक फोर लूप क्रिएट करूंगी, और कहाँ तक चलाऊंगी, जो भी मेरे डेटा की लेंथ है वहां तक ये लूप क्या करेगा, चलेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करा दूंगी, प्रिंट करा दूंगी हमारे पूरे के पूरे रो को। कैसे प्रिंट कराऊंगी, पहले हम क्या प्रिंट कराएंगे, रो। रो प्रिंट नहीं करा रहे, मैं सिर्फ सिग्नेचर दे रही हूँ। क्या है, मेरी रो आएगी पहले, आई, यहाँ पे मेरी क्या होगी, रो होगी प्रिंट की, मेरी कौन कौन सी रो है, प्लस जो लेंथ है हम लेना चाहते हैं वो लेंथ कितने की इक्वल आएगी मेरी, वो लेंथ इक्वल्स टू, प्लस जो मेरा डेटा है, एक्चुअल में जो हमने डेटा क्रिएट किया है उसकी लेंथ क्या आएगी, डेटा ऑफ आई ऑफ लेंथ। क्योंकि हमें एंड में क्या प्रिंट करानी थी, रो की लेंथ ही तो प्रिंट करानी थी, तो हमने वो क्या करा ली, यहाँ पे प्रिंट करा ली। कैसे किया मैंने क्वेश्चन, सिंपल सा है कि हमें रो बता रखे है कि हमें 4 लेंथ की क्या बनानी है, एक रो क्रिएट करनी है। हर रो पे क्या हो रहा है, उसका साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वहां वो भी हमें डिफाइन कर रखा है कि कैसे चेंज हो रहा है। फर्स्ट पे क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, सेकंड पे क्या है 2, थर्ड पे क्या है 3, और फोर्थ पे क्या है मेरा 4th है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज लेंथ के बाद क्या करानी है, हमें हर रो की क्या करानी है, लेंथ प्रिंट करानी है। मतलब क्या है, जो ये वाली रो है इसकी लेंथ क्या आएगी 1, इस वाली रो की लेंथ क्या आएगी 2, इस वाले रो की लेंथ क्या आएगी 3, इस वाले रो की लेंथ क्या आएगी 4। तो इस तरीके से मुझे क्या कराना है, प्रिंट करानी है रो की लेंथ। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब इस कोड को क्या करेंगे, रन करेंगे। अब हमारे रो 0 के लिए जो लेंथ आएगी 1, रो 1 के लिए लेंथ आएगी 2, रो 2 के लिए लेंथ आएगी 3, रो 3 के लिए जो लेंथ आएगी वो 4th आएगी। यहाँ हमने डेटा आई डॉट लेंथ का यूज करके क्या किया, रो की लेंथ को फाइंड आउट किया है। तो हम मैं सिंपली इस कोड को क्या करती हूँ, रन करती हूँ। तो जहां पे हमारा क्या आया, रो 0 की जो लेंथ आई वो 1, रो 1 की जो लेंथ आई वो 2। यहाँ पे मैंने क्या किया है, रो के साथ
जो हमारा इंडेक्स है वो भी प्रिंट कराया है। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा अच्छा सा डिफाइन कर देती हूँ। अब मैं इसको क्या करती हूँ, रन करती हूँ, स्टॉप एंड रीरन। तो यहाँ पे जो मेरा, इसके बाद मैं थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ ताकि जो आउटपुट है वो थोड़ा अच्छा सा है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करती हूँ, रीरन करती हूँ। देखो रो 0 पे जो मेरी लेंथ है 1 है, रो 1 पे जो मेरी लेंथ है वो लेंथ 2 आई, रो 2 पे जो मेरी लेंथ है वो क्या है, लेंथ 3, रो 3 पे जो मेरी लेंथ है वो क्या है, 4 आई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जेक्ट एरे का क्रिएट करते हैं और जेक्ट एरे का इस तरीके से क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें स्विच केस का यूज करके क्या करनी है, राइट अ स्विच स्टेटमेंट दैट टेक अ कैर ग्रेड एंड प्रिंट अ मैचिंग रिमार्क विद अ डिफॉल्ट फॉर एनीथिंग एल्स। तो हमें एक स्विच स्टेटमेंट बनानी है जिसमें हमें ग्रेड्स प्रिंट करानी है ए से लेके डी तक, और अगर इनमें से एक भी ग्रेड मैच नहीं करे तो उसमें हमें कौन सा केस प्रिंट कराना है, डिफॉल्ट केस को प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल ए के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पे एक्सीलेंट, अगर किसी के एक्सीलेंट आया है कोई किसी चीज में तो वहां पे प्रिंट करा दो ए। अगर बी मतलब क्या है, कोई गुड आया है किसी चीज में तो बी प्रिंट होएगी ग्रेड, सी के लिए एवरेज प्रिंट होएगी, डी के लिए मतलब नीड्स इम्प्रूवमेंट प्रिंट होगा। तो अब तो अगर कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं करा, मतलब कोई स्टूडेंट एक्सीलेंट भी नहीं है, गुड भी नहीं है, एवरेज भी नहीं है, डेवलप नीड्स इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, तो उस केस में क्या आएगा, मेरे पास इनवैलिड डेटा आ जाएगा, हमारे पास इनवैलिड ग्रेड प्रिंट करा लो या इनवैलिड डेटा लिख दो। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इस कोड को क्या करेंगे, रन करेंगे। इसका नेम अब मैं क्या करूंगी, एक क्लास क्रिएट करूंगी सिंपली। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक न्यू क्लास क्रिएट करूंगी स्विच ग्रेटर के नाम से, स्विच ग्रेड ग्रेड के नाम से। यहाँ मैंने स्विच ग्रेड के नाम से क्लास क्रिएट किया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अब मुझे क्या दिखानी है, ग्रेड्स दिखानी है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, एक ग्रेड ऊपर क्या कर लेती हूँ, हार्ड कोड करके रख लेती हूँ कि मेरी ये जो कैर ग्रेड है वो भी किसके इक्वल है, एक इक्वल है। आप एक्सेलेंट वाला भी ले सकते हो, अगर हम सिंपली यहाँ पे ग्रेड एक्सेलेंट करें हम केस मैचिंग बना सकते हैं। अगर मेरा एक्सेलेंट आया है ग्रेड तो मेरे को इस केस में ये ग्रेड प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, ग्रेड को ही प्रिंट करा के दे रही हूँ। अगर मेरी ग्रेड क्या है, ए के इक्वल है, तो उस केस में जो मेरा स्विच केस है अब क्या रन करेगा वो हम देखते हैं। तो स्विच में किस पे चलाऊंगी, अब हमारा जो भी वेरिएबल होगा उस पे चलाऊंगी। किस पे चलाऊंगी मैं, ग्रेड पे रन करूंगी। ग्रेड पे हम क्या करेंगे, स्विच केस को रन करेंगे। अब यहाँ पे जो वेरिएबल होगी इस ग्रेड में, अगर वो हमारे स्विच केसेस के साथ मैच करते हैं तो वो वाला केस क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हमारे उसको प्रिंट करती हूँ केसेस को। यहाँ पे केस आएगा मेरा सबसे पहले, अगर मेरे केस की वैल्यू क्या है, ए है, तो उस केस में जो हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या हो जाए, प्रिंट ए प्रिंट हो जाए, जो मेरी ग्रेड है वो क्या हो जाए। हम यहाँ पे क्या कर दे, ये जो स्टूडेंट है वो क्या है, एक्सेलेंट है। ठीक है, मैं इस तरीके से कर रही हूँ, आप चाहे तो इस एक्सेलेंट को क्या कर दे, यहाँ पे पहले स्ट्रिंग में पास कर दे और फिर स्विच केस चलाए और फिर उस रिगार्डिंग हम क्या करें, ग्रेड प्रिंट कराएं। यहाँ पे पहले मैं क्या दे रही हूँ, ग्रेड कर रही हूँ, और ग्रेड के बेसिस पे मैं स्विच केस कर रही हूँ। और स्विच केस में अगर ए है तो उस केस में जो हमारा स्टूडेंट क्या है, वो एक्सेलेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ कि वो क्या है, हमारा जो स्टूडेंट है वो क्या है, एक्सीलेंट है, या जो भी चीज है वो क्या है, हमारे एक्सीलेंट है। और फिर यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सिंपली मैं क्या करती हूँ, मैं इस कोड को करती हूँ कॉपी। अब मैं कौन से केस के लिए चलाऊंगी, ग्रेड के लिए चलाऊंगी। अगर मेरी ग्रेड क्या है, इनकेस बी है, तो यहाँ पे मेरे जो आएगा वो क्या आएगा, गुड, सिर्फ। अब हम चलाएंगे केस सी के लिए। यहाँ पे मेरी अगर ग्रेड क्या आती है, सी आती है, तो यहाँ पे आएगा कि आप अभी क्या हो, एवरेज हो। तो उस केस में क्या आएगी, एवरेज। अगर नीड्स, अब हम ग्रेड टी डी के लिए चलाएंगे, तो जो डी के लिए आएगी वो क्या आएगी, नीड्स इम्प्रूवमेंट। अभी आपको क्या है, इम्प्रूवमेंट की नीड है, नीड्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट केस पास करेंगे। अगर इन तीनों इन चारों में से कोई भी केस क्या नहीं किया, मैच नहीं किया, तो हम डिफॉल्ट केस पास करते हैं। डिफॉल्ट में क्या आएगा, इनवैलिड ग्रेड। यहाँ पे हम सिंपली पास क्या कर देंगे, इनवैलिड ग्रेड। इनमें से आपकी क्या है, एक भी ग्रेड नहीं है, तो ये क्या है आपकी इनवैलिड ग्रेड।
तो ये हमारे क्या है, स्विच स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कोड को रन करेंगे। अभी हमने हार्ड कोडेड करके जो ग्रेड लिखी हुई है ऊपर, वो क्या है, हमारी ए है। आप चाहे तो यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं ग्रेड, स्कैनर क्लास का यूज करके। ठीक है, अब हम इस कोड को क्या करेंगे, रन करेंगे। अब हम जब कोड को रन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आउटपुट एक्सेलेंट, क्योंकि जो हमारी ग्रेड है वो ऊपर क्या है, अभी ए है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्विच केस का यूज करते हैं। 2D एरे का यूज हमने सीखा, जैक्ड एरे का यूज हमने सीखा, और स्विच केस का भी हमने यूज सीखा कोडिंग की हेल्प से। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप अगर चाहते हो तो आप इस क्वेश्चन को और भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे सिमिलर क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, नेट पर सर्च करके क्या कर सकते हैं, कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, 2D एरे क्या होता है, जैक्ड एरे क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। 2D एरे का मतलब क्या होता है, ये रो और कॉलम के फॉर्म में क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, जो कि हमारे लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जैक्ड एरे। ये क्या है, ये भी एक एरे ऑफ एरे होता है, लेकिन इनमें जो रो की लेंथ होती है वो डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच क्या है, एक वेरिएबल की मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट केसेस बनाते हैं, और उस केसेस के को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आपको मेन्यू बेस्ड एप्लीकेशन बनानी हो, कैलकुलेटर बनाना हो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना हो, या डेटा ग्रिड बनाना हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है, काफी यूजफुल होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक क्विक रिकैप लेते हैं जो हम मेथड्स के आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। मेथड्स क्या है, हम देखेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, रिटर्न वैल्यूज कैसे वर्क करती है, और हम अपने कोड को रियूजेबल और मॉड्यूलर कैसे बनाते हैं। तो क्विक रिकैप लेते हैं। मेथड क्या है, मेथड क्या है, इज अ नेम रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। वी विल गो डीप ऑन दिस नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको एक सिर्फ इसका प्रीव्यू दे देती हूँ कि मेथड कैसे काम करता है। सपोज करो कि मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिया स्क्वायर नाम का। ठीक है, ये क्या है, एक मेरा मेथड है। अगर मुझे कभी कभी भी क्या करना है, इस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, ये क्या एक मेथड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस स्क्वायर फंक्शन का क्या करूंगी, मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगी कि आप क्या करो, स्क्वायर करो। और यहाँ पे क्या दिया है, मैंने एक पैरामीटर दिया है। यहाँ पे क्या लेगा, एक पैरामीटर लेगा। तो यहाँ पे क्या कर दो, आप इसको पैरामीटर लेके इसका स्क्वायर करके मुझे दे दो, वैल्यू रिटर्न दे। ठीक है, स्क्वायर क्या है, मेरा मेथड नेम, एन क्या है, मेरा पैरामीटर, और इसके रिगार्डिंग मुझे क्या देगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। इंट मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वॉइड नहीं होती, वो हमको बाद में क्या करेगा, कुछ वैल्यू रिटर्न तो करेगा ही करेगा। अगर हम यहाँ पे वॉइड देते हैं तो हमारे पास कोई रिटर्न वैल्यू नहीं आती। यहाँ पे स्क्वायर के आगे इनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो रियूजेबिलिटी क्या होती है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, हम रिटर्न वैल्यूज कैसे लिखते हैं, ये हम कल बाद वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।